यस गाइस, कल जहाँ छोड़ा था आज अपन उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का मतलब है ठेस पहुंचाती है हृदय को, उसके को। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को बहुत ही असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार यानी ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि हलदर साहब को अब ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो पान वाला उनको बता रहा है कि कोई ग्राहक जब उस चश्मे के वाले के पास में आता है तो उस ग्राहक की दरकार होती है कि मुझे वो फ्रेम चाहिए जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगा हुआ है। तो जैसे फ्रेम की उसको दरकार होती है, वह चश्मे वाला उस फ्रेम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास जाकर उनसे क्षमा याचना मांग करके और उस फ्रेम को उनकी आंखों से उतार करके उस फ्रेम को ले आता है और अपने पास जो उसके पास दूसरे फ्रेम होते हैं उसमें से कोई एक फ्रेम वापस उनकी आंखों पर फिट कर देता है। और इस तरह से ये कार्यक्रम उसका लगातार चलता रहता है। इन सब बातों को सुन करके हालदार साहब को एक बहुत ही एक अजूबे सा मतलब महसूस हुआ कि वाह भाई, क्या खूब आइडिया है जो ये कार्य रोज इतनी शिद्दत के साथ में पूरा किया जा रहा है। वह कहते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा आखिर गया कहाँ, ये तो बताओ। क्योंकि देखिए, जब भी अपने मन में अपन किसी चीज़ को देखते हैं ना और कोई किसी उस बात का अपन को जवाब देता है ना, तो अपने अंदर से बहुत सारे प्रश्न अंदर उमड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा हुआ है तो आगे कैसा हुआ होगा, ये हुआ तो आगे उसके क्या हुआ होगा। तो ऐसे ही हालदार साहब के जो हृदय में वो प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न उमड़े ही जा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कैसे भी मेरे सारे प्रश्नों का मुझे जवाब मिल जाए। तो आगे उन्होंने वही बात जो मन में उमड़ी वो बात उन्होंने उस पान वाले से पूछी कि भाई इस मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा आखिर गया कहाँ। तो पान वाले ने फिर वापस अपनी वही प्रतिक्रिया को दोहराया और दोहराते उसने क्या किया कि पान वाले ने दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, कड़कड़ाती हुई धूप थी। दुकान पर भीड़ भाड़ इस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। चेहरे पर एक चमक सी आई, आंखों में एक चमक सी आई, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। उसकी तौंद थिरकी यानी पेट उसका हिला, क्योंकि मोटी तौंद थी, पेट निकला हुआ था तो तौंद उसकी थिरकने लग गई। कत्थे की डंडी फेंक यानी जिससे अपन पान पर कत्था लगाते हैं वो डंडी होती है, कत्थे के अंदर भी होती है, चूने के अंदर भी होती है, लकड़ी की होती है। तो उस डंडी को पीछे फेंक दिया। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, क्योंकि उसकी ये प्रतिक्रिया थी सही, वो पान खाता था, वह यही प्रतिक्रिया दोहराता था। तो उसके मुंह में पान चबाते हुए पीक भर गई थी। उसने दुकान के नीचे पीक को थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया साहब। ऐसे करके उसने हालदार साहब को जवाब दिया। पान वाले के लिए यह बात एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। चकित का मतलब चौंकाने वाली और द्रवित का मतलब पिघलाने वाली।
जो बात कहने का तात्पर्य लेखक अपन को समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो बात पान वाले के लिए एक मज़ेदार थी, वह इस बात से एक कहते हैं ना कि एक लतीफ़े के रूप में किसी बात को कहना, मुहावरे के रूप में कहना, किसी व्यंग के रूप में कहना, किसी दूसरे को हंसाना, उस चीज़ को एक हास्य रूप में प्रकट करना पान वाले के लिए एक बहुत हंसी मजाक वाला एक टॉपिक था ये। तो वो उसी तरीके से उस बात को उसके सामने बता रहा था, अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन करके वही हालदार साहब, उनके लिए वो बात एक कोई व्यंग नहीं थी, बल्कि वह उन्हें एक चौंकाने वाली और उनके हृदय को पिघलाने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, कहने का तात्पर्य समझिए कि सबसे बड़ी बात हालदार साहब पान वाले ने जो बात कही, उस बात से हालदार साहब का जो हृदय था वह एकदम से द्रवित हो गया, वह हृदय पिघल गया और पिघल करके उनके मस्तिष्क में विचार कौंधे कि इस मूर्ति को बनाने का शासन के प्रशासनिक अधिकारियों के पास में जो समय था वह शासन अवधि पूरी होने वाली होगी, बहुत कम समय होगा। इसी वजह से कम समय को देख करके उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने का वादा कर दिया था, इसीलिए उसने जब मूर्ति बनाई होगी तो कम समय को देख करके उसने चश्मा लगाया होगा। लेकिन पारदर्शी चश्मा मूर्ति पर किस तरह से लगाया जाए, ये उलझन उसके दिमाग में कौंध रही होगी और वह कांच वाले को बुला के लेके आया होगा और वह यह तय नहीं कर पाया होगा कि चश्मा आखिर किस तरह से इस मूर्ति पर पारदर्शी चश्मा लगाया जाए। इस कारण शायद चश्मा नहीं बन पाया होगा। कोशिश दूसरी करी होगी उसने कि वह कोशिश करते करते कि चश्मा बिल्कुल बारीकी तरीके से बनाया जाए जो अच्छा लगे और मूर्ति के तालमेल से बैठता हुआ चश्मा हो। इस कारण से शायद ज़्यादा बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या वह यह सोच रहा होगा कि पत्थर का चश्मा बनाकर इस मूर्ति पर फिट कर दिया जाए तभी ये चश्मा अच्छा लगेगा। इस कारण से पत्थर का चश्मा होने के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा होगा, इस कारण से वह चश्मा टूट गया होगा। उफ, बहुत सारे कारण हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि वह उसने हर तरीके का संभव प्रयास किया होगा, ऐसा या वैसा या किसी भी तरीके से प्रयास किया होगा, लेकिन चश्मा मूर्ति पर वह लगाने में सफल नहीं हो पाया होगा और उफ, इसी कारण से उसने वह चश्मा छोड़ दिया होगा और मूर्ति बिना चश्मे के ही रह गई होगी। इस तरह के बहुत सारे विचार जो थे, ये सारे विचार हालदार साहब के मस्तिष्क में अनेकों तरह से कौंध रहे थे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। विचित्र यानी अजूबा और कौतुक भरा यानी आश्चर्यचकित लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका करके, यानी उस पान वाले को उस पान के पैसे दे करके, पैसे चुका करके चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति यानी समक्ष यानी सामने नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। देखिए क्या होता है कि फिर वापस
उसने पान के जैसे ही पैसे चुकाने के बाद एक बार फिर उसके मस्तिष्क में, हालदार साहब के मस्तिष्क में, जैसे ही वे अपनी जीप के पास में पहुंचे, जीप के पास पहुंचते ही उनके मस्तिष्क में विचार कौंधा और कौंधने के बाद वह वापस आए और वापस पान वाले के पास आकर के पूछा कि अरे मुझे एक बात बताने का जरा कष्ट करो, ये जो आप कैप्टन कैप्टन जिसे कह के बोल रहे हो, ये कैप्टन नाम क्या किसी, ये जो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, क्या ये कोई नेताजी का मतलब साथ में रहने वाला कोई साथी था क्या, जिससे आप लोग इसे मतलब कैप्टन कह के पुकारते हो, या फिर कोई आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व कोई सिपाही था? ये दोनों बात कही उन्होंने। तो जैसे ही उसने, पान वाले ने ये बात सुनी, वह बोलता है उनकी बात को सुन करके कि पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब नहीं, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, कोई फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाले ने यह सारी बात बहुत ही मजाक में, एक व्यंग रूप में हालदार साहब को कही कि उसकी एक्चुअली था क्या कि जो कैप्टन चश्मे वाला था वह एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसकी कोई दुकान नहीं थी, उसकी कोई मतलब ऐसी जगह नहीं थी जिस पर वह अपने चश्मों को लेकर बैठ पाता। वह क्या करता था, आपने देखा होगा कि प्राचीन समय के अंदर जो लोग फेरी लगाते हैं यानी गली गली में घूमते हैं, तो एक डंडे को लेकर के उस मतलब अपन ही कह दीजिए कि बांस का डंडा, एक बांस के डंडे पर उसने लंबी लंबी लकड़ियां फंसा रखी थी, उन लकड़ियों पर उसने चश्मों को टांग रखा था और उसी डंडे को लेकर के वह गली गली में चारों तरफ फेरियां लगाता था। तो उसका जो काम था वो खून पसीने की कमाई थी, कोई ऐसा काम नहीं था कि कहीं दुकान लेके बैठा हो और दुकान पर वह आराम से सारे दिन बैठा रहे और ग्राहक आ रहा है उसे दे दे, नहीं। वह नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की जो कमी थी वो भी उसे आहत करती थी, तो अपना किरदार वो वहां भी जाके निभाता था और अपनी जो मेहनत मजदूरी करके उसे अपनी जो रोजी रोटी कमानी थी, उस रोजी रोटी को कमाने में भी वह पूरी तन्मयता के साथ में सारे दिन घूम करके अपना परिश्रम ज्यों का त्यों करता था। तो वही चीज थी कि उसी चीज को जो लोग समझ सकते हैं उनके लिए वाकई में वह एक बहुत ही मतलब कहते हैं कि एक मेहनती व्यक्ति, और इस तरह से किसी देशभक्त के प्रति वह जो नतमस्तक हो रहा था, यह बात वाकई में एक सराहनीय प्रशंसनीय बात थी। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को ना समझें उनके लिए यह बात सिर्फ एक हास्य रूप में कही जाने वाली, एक मजाक बनाने वाली, या दूसरों के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कमेंट्स कसने वाली एक बात थी। तो वही चीज थी कि जो बात पान वाले ने हालदार साहब को बताई वो किस रूप में बताई कि उसने वापस पान खाया और पान खा करके अपने हाथ को मुंह से करीब 1.5 इंच दूर रोक करके उसने हालदार साहब को बहुत ध्यान से देखा। पान खा खा के उसकी जो बत्तीसी थी, उसके जो दांत थे वो कहीं से लाल हो गए थे, कहीं से काले हो गए थे। तो लाल और काली जो बत्तीसी दिखाई दे रही थी वह उस बत्तीसी को दिखाता हुआ, मुस्कुराता हुआ और बड़े ही खुश मिजाज में अंदाज से बोला कि वो जैसा कि उन्होंने पूछा था कि वह कोई भूतपूर्व सिपाही है या सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी है, तो उसी बात का जवाब देते हुए कि अजी साहब, क्या सुभाष चंद्र बोस का वो साथी होगा और क्या कोई भूतपूर्व सिपाही होगा? वह तो विकलांग है, विकलांग, एक लंगड़ा व्यक्ति है, लंगड़ा व्यक्ति, और पागल है, पागल, जो इस तरह के रोज कार्य किया करता है। वो देखो वो सामने आ रहा है, सामने आ रहा है, आप ही उससे बात कर लो। और बात क्या कर लो साहब, मैं तो आपसे ये कहता हूं कि उसकी कोई फोटो वोटो खिंचवा लो और अखबार में दूसरे दिन उसकी फोटो दे दो। ज्यादा ही आपको प्रिय लग रहा है तो ऐसा कार्य करो। तो यानी
पूरी तरह से उसने उसके ऊपर एक मजाक कसते हुए, उसके ऊपर एक व्यंग कसते हुए, उसकी देशभक्ति की भावना को ना सराहते हुए और उसकी पूरी तरह से मजाक कसते हुए इन सब बातों को उनके सामने प्रस्तुत किया। जैसे ही उनसे ये बातों को कहा, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो आबाक रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया, यानी चौकन्ने रह गए। एक बेहद बहुत ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, बेटा इन सारी पंक्तियों को रेखांकित करते हुए जाइए, और पान वाले की जो मैंने वेशभूषा बताई है और उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया है वो भी आपको ऊपर बताया है सारा। और यहाँ जो आपके यहाँ पर जो आपका कैप्टन चश्मे वाला है उसकी किस तरह की वेशभूषा थी, उस वेशभूषा को आप ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद पूरे को रेखांकित कर लीजिएगा कि किस तरह की उसकी रूपरेखा थी। आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची। पहले के समय में कोई मतलब लोहे की ऐसे नहीं थे कि सूटकेस होते हों, पहले के समय में लोहे के संदूक होते थे, पतले पतले, एक जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर के पास में होता है विफ केस, वैसे ही मतलब पतली लोहे की संदूकची होती है। संदूक यानी पुरलिंग और संदूकची यानी स्त्रीलिंग, पतली होती है वो। तो संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। क्या था कि जब उन्होंने देखा तो वह वह चश्मे वाला जो था एक कैसा था, बहुत ही बूढ़ा और बहुत ही मरियल सा, दुबला पतला बिल्कुल एक लंगड़ा आदमी था, जिस आदमी को देख करके, उसकी वेशभूषा को देख करके वह बिल्कुल आबाक रह गए थे हालदार साहब जी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने देखा कि उस लंगड़े चश्मे वाले ने, कैप्टन ने अपने सिर पर गांधी टोपी, जैसी मतलब गांधी जी टोपी लगाते थे उसी तरह की एक टोपी अपने सिर पर रख रखी है, आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है और हाथ में एक पतली सी संदूकची उसने ले रखी है, और दूसरे हाथ में बांस पर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक बम्बू है, बांस है, उस बांस पर उसने बीच बीच में से काट करके लंबी लंबी फच्चियाँ मतलब ऐसी लगा रखी हैं, और उन फंटों पर उसने चश्मों को टांग रखा है, चश्मे के फ्रेमों को टांग रखा है। तो इस प्रकार से बांस पर टंगे हुए बहुत से जो उसके फ्रेम थे, उन फ्रेमों को, उन चश्मों को लेते हुए वह एक गली से निकलता हुआ नजर आया था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, ये फेरी लगाता था। फेरी का मतलब होता है फिरना, चारों तरफ घूमना, कहीं एक जगह पे रुकना नहीं है। देखो ठेले वाले होते हैं वो भी चारों तरफ घूमते रहते हैं, इनकी खून पसीने की कमाई होती है, ये सारे दिन घूमते हैं, धूप में इनका पसीना बहता है, तो बारिश होती है तो उसमें भीगते रहते हैं, सर्दी होती है तो उसमें कड़कड़ाती हुई सर्दी के अंदर ये ठंड से जूझते रहते हैं। तो इस तरह से हर मौसम की मतलब असहनीय वेदना को सहन करते हुए ये लोग अपनी तन्मयता के साथ में, पूरे परिश्रम के साथ में, मेहनत के साथ में अपने कार्य को करते रहते हैं, और उसी परिश्रम के साथ अपनी रोजी रोटी को कमाकर अपने पेट की इस आग को शांत करते रहते हैं। तो फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, यानी जितनी उसकी मंशा थी उसने उतनी बात बता दी थी। अब हुआ क्या कि हालदार साहब के अंदर तो प्रश्न पे प्रश्न कौंधे चले जा रहे थे, तो उन्होंने वापस अपने मन में जो प्रश्न आया वह वापस ये प्रश्न
पान वाले से करना चाहते थे कि क्या वाकई में इसका वास्तविक नाम यही है, या आप व्यंग रूप में इसे कैप्टन कहते हो, या कोई और बात है, क्या चक्कर है, आखिर इसको इस नाम से क्यों मतलब बुलाया जाता है। लेकिन पान वाले ने सोचा कि भाई ये तो माथा ही खाया जा रहा है, कितने प्रश्नों के इसके जवाब दिए जाऊं। तो इस वजह से उसने अब कोई आगे इंटरेस्ट नहीं लिया उनकी बातों में, और उन्होंने वहीं पर वो बात समाप्त कर दी। अब क्या हुआ कि जीप चौराहे पर खड़ी हुई थी, क्योंकि हवलदार साहब का तो रोज का काम था जीप वाले को वहां खड़ा करना और पान वाले की दुकान पर चले जाना चौराहे पर, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को रोज निहारना और देखना उसको। तो अब ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था कि कैसे भी साहब आए तो आगे लेके चलूं। तो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए, यानी आगे बढ़ दिए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यानी करीब 2 साल तक उसी प्रकार हवलदार साहब जी हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते रहे, और कस्बे में गुजरने के साथ ही वह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को उसी प्रकार से उस पर बदलते हुए चश्मों को लगातार देखते रहे। वो देखते तो कभी उस मूर्ति के ऊपर गोल चश्मा होता, तो कभी उस मूर्ति के ऊपर चौकोर चश्मा होता, तो कभी उस मूर्ति के ऊपर लाल चश्मा होता, तो कभी उस मूर्ति के ऊपर काला चश्मा होता, तो कभी धूप का चश्मा होता, तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा होता, यानी धूप में लगाने वाला चश्मा होता, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के तरह तरह के चश्मे उस मूर्ति के ऊपर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस मूर्ति के ऊपर कोई चश्मा ना हो। हर बार उस मूर्ति के ऊपर कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी गोल चश्मा, कभी चौड़े फ्रेम वाला चश्मा, कभी काला चश्मा, यानी हर प्रकार के तरह से उन्हें उस मूर्ति के ऊपर एक ना एक चौंकाने वाला चश्मा जरूर सामने नजर आता। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी वह जो उस यात्रा को, वह जो कंपनी के काम से अपनी कंपनी के कार्य से जो वह जाते थे हर 15वें दिन, तो उस धूल भरी यात्रा में उनके हृदय को प्रफुल्लित करने वाला, प्रफुल्लता पहुंचाने वाला, यानी खुशी पहुंचाने वाला, और कौतुक यानी आश्चर्यचकित करने वाला। तो इस प्रकार हवलदार साहब को उस यात्रा के दौरान जो हमारे देश के शहीद सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के ऊपर जो तरह तरह के अनेकों प्रकार के जो चश्मे नजर आते, उन चश्मों को देख करके मानो उनकी वह धूल भरी हुई जो यात्रा थी, जिससे वह बहुत थक गए होते थे, उन थके हुए शरीर के अंदर मानो उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगे हुए चश्मों को देख करके उनके हृदय में कुछ समय के लिए प्रफुल्लता यानी खुशी और एक मन में आश्चर्यचकितता उत्पन्न हो जाती थी, यानी उनकी थकान उस चीज से दूर हो जाती थी और वह उस चीज को देख करके उस देशभक्ति के प्रति नतमस्तक हो जाते थे। नेक्स्ट